हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज हम पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे रासायनिक बलगतिकी के इंट्रोडक्शन के बारे में। रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत यही हमें पढ़ना है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका वेग का निर्धारण हम कैसे करें, उसकी क्रिया विधि के बारे में पढ़ना था। तो चलिए, आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं, अभिक्रिया का वेग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं कि अभिक्रिया एक तीव्र गति से होती है, एक मंद गति से होती है। जिस भी गति से होती है उन अभिक्रियाओं का वेग या दर हम कैसे ज्ञात करें। तो कलम कापी लेकर के बैठ जाइए और नोट भी बनाते जाइए। चलिए, यहाँ पर देखिए, अभिक्रिया का वेग या दर, रिएक्शन रेट, कह रहा है कि इकाई समय में अभिकारक, सब पर ध्यान देते रहिएगा, इकाई समय, ठीक है, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तनों के बारे में कह सकते हैं, या परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। मतलब कि अभिकारक की सांद्रता क्या थी, उत्पाद बना तो सांद्रता क्या हो गई, इन सांद्रताओं के में जो परिवर्तन हो रहा है तो वही परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। सीधी सी बात, अभिकारक और उत्पाद के सांद्रताओं में, इकाई समय जो सांद्रताओं में परिवर्तन होता है उसी को हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लिखना चाहें, सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया का वेग या दर बराबर यदि हम लिखें तो अभिकारक की सांद्रता, या आबलिक हम करके लिख सकते हैं उत्पाद की सांद्रता बटे परिवर्तन में लगा समय। इसको ध्यान से समझिएगा। परिवर्तन में लगा समय का मतलब ये कि यह मानकर चलना कि अभिकारक की सांद्रता, जब अभिकारक उत्पाद में बदलता है तो अभिकारक की सांद्रता जितनी रहती है उत्पाद में जब चला जाता है तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है और अभिकारक की सांद्रता में कमी हो जाती है। ठीक है, तो कमी या वृद्धि हो जाती है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, इसमें बाद में चलेंगे। अब अभिक्रिया के वेग की इकाई के बारे में देखो। अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है भाई? तो यदि अभिक्रिया ये मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड में भी ज्ञात कर सकते हैं या मोल प्रति लीटर प्रति मिनट में भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अभिकारक और उत्पाद दोनों गैस अवस्था में, यहाँ पर लिख सकते हैं गैस अवस्था में हो तो क्या इसका मात्रक होगा भाई? इकाई इसकी हो जाएगी एटीएम, वायु एटमॉस्फेयर प्रति सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं एटीएम प्रति मिनट भी लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर लिक्विड में है, अगर रिएक्शन है तो यहाँ पर यूनिट मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड में या प्रति मिनट में भी हो सकता है। यदि सभी अभिकारक और उत्पाद सभी गैस अवस्था में है तो अभिक्रिया का वेग हम वायुमंडलीय प्रति सेकेंड में या वायुमंडलीय प्रति मिनट में ज्ञात कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अभिक्रिया की औसत दर,
यदि किसी भी अभिक्रिया की औसत दर ज्ञात करनी होगी तो कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं? तो पहले इसका डिफिनीशन देखें। इसको हम डिफिनीशन इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी निश्चित समयांतराल प्रति इकाई में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रणों में परिवर्तन ही अभिक्रिया की औसत वेग कहलाती है। अगर इसको हम उदाहरण के रूप में यदि समझना चाहें तो मान लेते हैं कि सपोज दैट कि ए से बी में एक अभिकारक ए से बी में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो ए से बी में परिवर्तित होने का मतलब ये, यदि अभिक्रिया का औसत वेग निकालें, इसको समझ लीजिएगा, अभिक्रिया का औसत वेग बराबर, तो हम बता चुके हैं कि अभिकारक की सांद्रता घटेगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं? तो सांद्रता को जो सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए हम ब्रैकेट मिलेंगे, बड़ा कोष्टक मिलेंगे, ठीक है। तो बड़ा कोष्टक में इसको लिखना होगा। तो देखो यहाँ पर हम जानते हैं इसकी सांद्रता में कमी होगी, इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसकी सांद्रता में कमी का मतलब माइनस, यहाँ पर सांद्रता में कमी हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर डेल्टा शब्द का प्रयोग है, डेल्टा ए बटे यहाँ पर डेल्टा टी, और इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे भाई? इसको कामा लगा दें, प्लस डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। थोड़ा इसको समझ लें कि ये डेल्टा शब्द कहाँ से है। सपोज दैट मान लेते हैं, यहाँ पर मान कर चल रहे हैं, इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको स्पष्ट रूप से समझ लें। मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसकी सांद्रता जो है प्रारंभ में, इसकी ए की सांद्रता प्रारंभ में A1 थी, ठीक है। मतलब T1 समय में प्रारंभ में इसकी सांद्रता A1 थी, T2 समय मतलब ये A2 हो गया। तो भाई इसको निकालेंगे तो A2 माइनस A1 इक्वल टू डेल्टा ए आएगा। समय निकालेंगे तो T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि ए की सांद्रता में कमी होगी, इसलिए यहाँ पर माइनस, अभिकारक के लिए माइनस लगा करके लिखे, इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी इसलिए यहाँ पर प्लस लगा करके लिखे, ठीक है। तो अगर इस तरह समीकरण होगा तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। कोई डाउट है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, दिक्कत होगी तो तुरंत पूछो। यहाँ पर एक बार और समझ लो कि मान लेते हैं कि प्रारंभ में T1 समय में सांद्रता A1 थी, ठीक है, और T2 के बाद सांद्रता इसकी A2 हो गई, इसकी A2 हो गई। तो इसी प्रकार इसको हम निकाल सकते हैं क्या? इसी तरह इसको मान लेंगे, प्रारंभ में इसकी सांद्रता T1 थी, T1 में इसका B1 था, और T2 के बाद सांद्रता में B2 की वृद्धि हो गई। तो इस तरह इसको हम डेल्टा बी के रूप में निकाल लिए, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर दूसरा उदाहरण लेकर के अभिक्रिया की औसत दर को दिखाना होगा तो कैसे हम दिखाएंगे? मान लेते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी डी और ये डी है। तो औसत वेग के रूप में कैसे इसको निरूपित करेंगे भाई? डायरेक्ट लिख रहे औसत वेग या अभिक्रिया का औसत वेग बराबर, इसको लिखेंगे माइनस, तो ये अभिकारक है माइनस लगा कर लिखेंगे, ये उत्पाद है इसको प्लस लगा करके लिखेंगे। तो क्या होगा भाई? 1/a डेल्टा ए बटे में डेल्टा टी, ठीक है। इसको लिखेंगे यहाँ भी माइनस में लगा कर लिखेंगे, माइनस
1/b डेल्टा b बटे में डेल्टा t। अब चल रहे उत्पाद, तो उत्पाद में प्लस लिखते हैं तो कामा लगाएंगे, प्लस 1/c डेल्टा c बटे में यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेल्टा t। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस कामा लगा के 1/d डेल्टा b बटे डेल्टा t। इस तरह निरूपित करेंगे। दूसरा उदाहरण के रूप में अभी हम दे रहे हैं, इसी पर आधारित इसी तरह लिख करके बताइए। तो ये काल्पनिक समीकरण था, वास्तविक उदाहरण दे रहे हैं। N2 + 3H2 = 2NH3 को। समय 1 मिनट, बताइए फटाक से कैसे बन रहा है। तो यहाँ पर देखो बेटा, इसको क्या लिख सकते हो, औसत वेग बराबर, ठीक है, समझ में आएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, इसमें माइनस लगा कर लिखेंगे, माइनस डेल्टा N2 बटे डेल्टा t। ठीक है, यहाँ पर चलो -1/3, ये सक्रिय द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, H2 बटे में डेल्टा t, प्लस नया उत्पाद बनेगा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, और यहाँ पर डेल्टा और NH3 बटे में यहाँ पर डेल्टा t। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा भूल गए हैं, यहाँ भी डेल्टा लगेगा, तो इसको लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। दूसरा क्या है भाई, अभिक्रिया की तत्क्षणिक दर, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। मतलब अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने के दो तरीके, पहला तरीका बता दिया अभिक्रिया का औसत वेग, और दूसरा तरीका क्या है बेटा, यहाँ पर कह रहा है कि अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर है। ठीक है, तो अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर किसे कहते हैं, इसकी पहली परिभाषा देखें। किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को ही अभिक्रिया की तत्क्षणिक दर कहा जाता है। ठीक है, मतलब क्षण भर में वो रिजल्ट कैसे देती है उसके बारे में है। अब इसका उदाहरण लेना चाहो तो इसका उदाहरण क्या है कि यहाँ पर नोट में, इसको नोट में कर लेना, नोट में डेल्टा के जगह स्थान, डेल्टा के स्थान पर डी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सपोज दैट, मान लेते हैं कि ए से बी तक हम गए, उसी उदाहरण के लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना, तो ए से बी, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो तात्क्षणिक वेग बराबर अगर लिखो, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, अभिकारक में माइनस होगा, माइनस डेल्टा की जगह क्या लगेगा भाई, यहाँ पर डी, और ये ए बटे, यहाँ पर डेल्टा की जगह डी लगेगा, और टी आई, इसको क्या लिखेंगे भाई, प्लस डेल्टा की जगह डी, और यहाँ पर बी बटे डेल्टा टी। बात समझ में आई। तो ठीक है, चलिए एक उदाहरण के रूप में इसको बताइए। अगर हम इसी को इस तरह लिख दें कि ए प्लस बी = सी प्लस डी, तो तात्क्षणिक वेग के रूप में लिखे कहा, जहां डेल्टा आएगा, सुन लो एक बार, जहां डेल्टा आएगा वहां पर डी का आप प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह ये औसत वेग, तात्क्षणिक वेग हम ज्ञात कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि जरूर आप लोगों को समझ में आएगा। यदि कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और बटन जरूर दबाइए, और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।